Hello everyone, welcome on our education point, and today in this video we will continue 12th class Flamingo book 7th lesson, The Interview. This lesson is written by Christopher Sylvester, who is a journalist, author and consultant, and he worked for many years as a reporter for the magazine Private Eye. इसके अलावा प्राइवेट आई मैगजीन के लिए उन्होंने एज ए रिपोर्टर काफ़ी सालों तक काम किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ रिटन फॉर वेरियस अमेरिकन पब्लिकेशंस लाइक वैनिटी फेयर, द न्यू यॉर्कर एक्सेट्रा. और उन्होंने बहुत सारी अमेरिकन पब्लिकेशंस जैसे वैनिटी फेयर है, न्यू यॉर्कर है, इनके लिए भी रिटन किया है. एंड दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक पेंगुइन बुक. पेंगुइन बुक से लिया गया एक पार्ट है ये लेसन, इन विच ही रिवील्स द बेसिक फैक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू के बेसिक फैक्ट्स और इम्पोर्टेंस को रिवील किया है, मीन्स बताया है. एंड दिस बुक इज एन एंथोलॉजी. एंथोलॉजी मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज है. एंथोलॉजी है ये फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे, मीन्स 1859 से लेकर के अब तक के जो भी इंटरव्यू इम्पोर्टेंट रहे हैं उनको इन्हें इस बुक के अंदर एडिट करके लिखा है. इसके साथ ही ये लेसन 2 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू को दिखाया है, मीन्स उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू क्या होता है. एंड ही टॉक्स अबाउट द प्रोज एंड कोज ऑफ द इंटरव्यू. लेट्स प्रोसीड इन द लेसन फर्स्ट पार्ट. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. राइटर कहते हैं क्योंकि इंटरव्यू की इन्वेंशन मीन्स उसका आविष्कार 130 ईयर्स पहले ही हो चुका है, इसी वजह से इंटरव्यू जर्नलिज्म में आज कॉमन प्लेस है, मीन्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. एंड टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ. और राइटर कहते हैं कि आज जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसने अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर इंटरव्यू को जरूर रीड किया होगा. एंड वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, इसके साथ ही ऑथर कहते हैं कि अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, सम ऑफ देम रिपीटेडली, कि काफ़ी सालों से बहुत सारे हजारों सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया जा चुका है और कुछ ऐसे भी हैं जिनका इंटरव्यू रिपीटेडली हो चुका है, मीन्स बार बार हो चुका है. It is hardly surprising that opinions of the interview of his function, method and merits vary considerably. राइटर कहते हैं कि ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा, मीन्स आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि इंटरव्यू के फंक्शन, मेथड और मेरिट्स के बारे में सभी की ओपिनियंस वेरी करती हैं, मीन्स डिफरेंट ओपिनियन हैं. कुछ लोग इसको हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ मानते हैं, कुछ इसे प्रैक्टिस में एक आर्ट की फॉर्म मानते हैं. हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब है कि जैसे कोई सेलिब्रिटी है और एक्टर है, उसकी लाइफ के बारे में हम सच्चाई केवल इंटरव्यू के फॉर्म से ही जान सकते हैं. अदरवाइज तो हम उसको फिल्म में देखते हैं और फिल्म में उसकी सच्चाई नहीं होती है, वो केवल एक्टिंग कर रहा होता है. जब उसकी लाइफ के बारे में अगर हमें कुछ सच्चाई जाननी है, वो क्या है, कैसा वो सोचता है, क्या उसकी विचारधारा है, ये सब कुछ हमें किसके माध्यम से पता चलता है, इंटरव्यू के माध्यम से. इसके अलावा राइटर कहते हैं कुछ अदर्स हैं, मतलब जो दूसरे लोग हैं और यूजुअली सेलिब्रिटीज हैं, जो कि इंटरव्यू को एक विक्टिम के रूप में कंसीडर करते हैं, मीन्स वो इंटरव्यू का अपने आप को विक्टिम समझते हैं और ये डिस्पाइज भी करते हैं इंटरव्यू से, और कहते हैं एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, आई फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम. और वो कहते हैं कि इंटरव्यू उनकी लाइफ के अंदर एक अनवारंटेड मीन्स विदाउट परमिशन इंटरफेयर है, और कभी कभी तो वो ऐसा फील करते हैं कि इंटरव्यू उनको डिमिनिश करता है, मीन्स उनको एंड कर रहा है, ख़त्म कर रहा है. जैसे कि इन सम प्रिमिटिव कल्चर इट इज़ बिलीव दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबॉडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल. कि जैसे प्रिमिटिव कल्चर में यानी कि एंशिएंट समय में ये माना जाता था कि जब भी कोई किसी की फोटोग्राफ ले रहा है तो इसका मतलब वो उस बंदे की, उस पर्सन की सोल को स्टील कर रहा है, मीन्स उसकी आत्मा को चुरा रहा है. नाउ राइटर शेयर्स सम फेमस पर्सन व्यूज अबाउट इंटरव्यू, इन विच फर्स्ट इज V.S. नायपॉल, हु इज द नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर इन 2001, जिन्होंने 2001 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर विन किया था.
feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. वो फील करते हैं कि इंटरव्यू ने कुछ लोगों को जख्मी बना दिया है और उनके लाइफ के एक हिस्से को लॉस कर दिया है। जख्मी बना देने का मतलब यहाँ पर इमेज खराब होने से है कि कुछ लोग अच्छा कर रहे थे, अच्छी रेपुटेशन थी, बट एक इंटरव्यू की वजह से उनकी इमेज पब्लिक में खराब हो चुकी थी और इसी वजह से वो फील करते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा अब इंटरव्यू ने ख़त्म कर दिया है। एंड सेकेंड पर्सन इज लेविस कैरोल, जो कि अलाइस इन वंडरलैंड जैसी फेमस बुक के क्रिएटर हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें इंटरव्यूअर से काफ़ी हॉरर था। मीन्स वो डरते थे इंटरव्यू लेने वाले से और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए हाँ नहीं भरी। मीन्स उसके लिए वो तैयार नहीं हुए और वो डर जो था वो ये था कि इंटरव्यू उनको लाइनाइज्ड कर देगा, मीन्स फेमस बना देगा, पब्लिक फिगर बना देगा। एंड इसी वजह से हमेशा ही उन्होंने रेपल किया है उन सभी एक्वेंटेंसीज को, इंटरव्यूअर्स को एंड पेटिशनर फॉर ऑटोग्राफ को। मीन्स उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए जो रिक्वेस्ट करते थे लोग, उन सब से उन्होंने दूरी बना कर रखी है। इसके साथ ही राइटर कहते हैं कि बाद में बहुत ही संतुष्टि और अम्यूजमेंट खुश होकर के लेविस कैरोल अपनी इस सक्सेस की स्टोरीज को कि कैसे उन्होंने उन लोगों को चुप करवा दिया, किन लोगों को, जितने भी उसके जान पहचान वाले थे, इंटरव्यू लेने वाले थे और ऑटोग्राफ लेने वाले था, उन सबको कैसे सक्सेसफुली चुप कराया है, इनकी कहानियाँ सबको बताया करते थे। साथ ही ऑथर कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग, हु इज द फेमस ऑथर ऑफ द जंगल बुक, हैज एन इवन मोर कंडेमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। मीन्स वो भी इंटरव्यू को काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपोज करते हैं और इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं। उनकी वाइफ कैरोलाइन ने एक बार 14 अक्टूबर 1892 में अपने डायरी में मेंशन किया था कि कैसे देयर डे वॉज रैग्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि बोस्टन से आए हुए 2 रिपोर्टर्स ने उनके दिन को कैसे ख़राब कर दिया है। उसके बाद वो बताती हैं व्हाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, कि मैं क्यों इंटरव्यू को रिफ्यूज़ करती हैं, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये इमोरल है, इट इज़ ए क्राइम, ये क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असोल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। वो कहती है कि उतना ही सीरियस ऑफेंस है जितना कि कोई पर्सन किसी के ऊपर असोल्ट करता है और इसीलिए उसको इस क्राइम को, मीन्स इंटरव्यू लेने वाले को या फिर इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया को पनिशमेंट के दायरे में रखना चाहिए। वो कहती है इट इज़ कावर्डली एंड वायल, ये कायर लोगों का काम है और वायल है, मीन्स ये मोरल वर्क नहीं है, अच्छा काम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ऐड किया है नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, कि कोई भी रिस्पेक्टेबल बंदा इसके लिए यानी इंटरव्यू के लिए कभी भी नहीं पूछेगा और बहुत जल्दी ही इसे गिव इट कर देगा, मीन्स छोड़ देगा। आगे ऑथर कहते हैं हालांकि किपलिंग इंटरव्यू को क्राइम मानते हैं, इमोरल एक्ट मानते हैं, फिर भी उन्होंने इस असोल्ट को कुछ साल पहले ही मार्क ट्वेन पर परफॉर्म किया है। मीन्स कुछ साल पहले ही उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया है। इसके साथ ही ऑथर कहते हैं H.G. वेल्स, हु इज़ द फेमस राइटर ऑफ द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, द वर्ल्ड वार, in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। मीन्स 1894 में जब उनका इंटरव्यू हुआ था तब भी उन्होंने स्वीकार किया है कि इंटरव्यू एक ऑर्डियल है, मीन्स एक पेनफुल एक्ट है। हालांकि उन्होंने कई फेयरली और फ्रिक्वेंट इंटरव्यूज दिए हैं, बट 40 ईयर लेटर उन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था जो कि एक रशियन रिवॉल्यूशनरी हैं। इसके बाद सोल बिलो, जो कि फेमस प्ले राइटर हैं और नॉवलिस्ट हैं, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। राइटर कहते हैं कि सोल बिलो ने भी बहुत सारे ओकेजन्स पर इंटरव्यूज़ को दिया है। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। फिर भी उन्होंने एक बार इंटरव्यू को कहा है कि इंटरव्यू ऐसा है जैसे कि उसकी विंड पाइप पर किसी ने थंब प्रिंट रख दिया है। मीन्स जब भी वो इंटरव्यू देते हैं तो अपने आप को चोक्ड फील करते हैं, मीन्स अच्छी फीलिंग उन्हें नहीं आती है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जब इंटरव्यू लिया जाता है तो इंटरव्यू लेने वाला जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर सामने वाले को देना जरूरी होता है, चाहे वो उसका आंसर देना पसंद करे या ना पसंद करे।
अब आगे ऑथर कहते हैं कि यट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि इंटरव्यू के इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद, मीन्स इतने लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, फिर भी ये कम्युनिकेशन का सुप्रीम मीडियम माना जाता है, मीन्स कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। एंड दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि इन दिनों में दूसरे टाइम की अपेक्षा अगर हम अपने कंटेम्प्रेरीज का, मीन्स अपने समकालीन किसी भी फेमस पर्सनालिटी के विविड इम्प्रेशंस यानी कि क्लियर फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, तो केवल इंटरव्यू ही एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं। मीन्स डेनिस ब्रियन कहते हैं कि कोई भी फेमस सेलिब्रिटी है बट उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, सो इंटरव्यू ही एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम उसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस को गेट कर सकते हैं एट एवरी मोमेंट। इसके साथ ही उन्होंने कहा है इसी वजह से इंटरव्यूअर एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करता है, मीन्स एक ऐसे स्थान को रखता है जिसके पास अनप्रेसिडेंट पावर है, मीन्स ऐसी पावर जिसके बारे में पहले किसी को नहीं पता है, एंड इन्फ्लुएंस है और प्रभाव भी रखता है। इसके साथ ही इस लेसन का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। लेसन के सेकेंड पार्ट में एक एक्चुअल इंटरव्यू को परफॉर्म किया गया है जिसमें इंटरव्यूई है अम्बर्टो इको एंड इंटरव्यू लेने वाले हैं मुकुंद पद्मा भान फ्रॉम द हिंदू। अम्बर्टो इको कहते हैं आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज। मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडे को नोवेल लिखता हूँ। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना इन इटली एंड had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation and medieval aesthetic before he turned to writing fiction. फिक्शन लिखने से पहले, मीन्स फिक्शन एक ऐसा वर्क है जो इमेजिनेशन बेस्ड होता है, रियलिटी बेस्ड नहीं होता है। और राइटर कहते हैं कि अम्बर्टो इको ने फिक्शन लिखने से पहले एक बहुत फॉर्मिडेबल रेपुटेशन को अचीव कर लिया था, मीन्स एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन उनकी थी। फिक्शन इज एन इमेजिनेटरी वर्क, मीन्स ये एक इमेजिनेशन बेस्ड लिटरेरी वर्क होता है। और राइटर कहते हैं कि अम्बर्टो इको ने फिक्शन लिखने से पहले ही एक अच्छी रेपुटेशन को, जो कि फॉर्मिडेबल है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, होल्ड कर लिया था। उसके सेमियोटिक्स पर जो आइडिया थे वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। मीन्स सेमियोटिक्स एक स्टडी होता है साइंस के ऊपर, मीन्स जो सिंबल्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी गहरी स्टडी की थी और उनके वो आइडियाज़ काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे उस समय तक। इसके साथ ही उन्होंने लिटरेरी वर्क जो था उनकी इंटरप्रिटेशन भी की थी, मेडिवल एस्थेटिक्स के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, तो वो एक काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी इस टाइम तक बन चुके थे। इसके साथ ही राइटर कहते हैं कि उन्होंने लिटरेरी फिक्शन लिखा है, एकेडमिक टेक्स्ट भी लिखी हैं, मीन्स उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी टेक्स्ट बुक्स को काफ़ी लिखा है, एसेज लिखे हैं, चिल्ड्रंस पर बुक्स लिखी हैं। इसके साथ ही वो न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स भी लिखवाते हैं। तो उनका जो रिटन आउटपुट है वो स्टैगरली लार्ज है और वाइड रेंजिंग है, मीन्स उन्होंने अब बहुत सारे फील्ड्स में लिखा है, केवल एक ही फील्ड तक वो लिमिटेड नहीं थे। इसके बाद वो कहते हैं कि इन 1980 ही acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose which sold more than 10 million copies। कहते हैं कि 1980 में उन्होंने एक नोवेल लिखा था द नेम ऑफ द रोज, उसके पब्लिश होते ही उन्होंने एक लिटरेचर के अंदर सुपर स्टारडम अचीव कर लिया था, मीन्स वो काफ़ी टॉप राइटर्स में आ गए थे और वो एक ऐसा नावल है जिसकी 10 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी। इसके साथ ही इस पार्ट में एक एक्चुअल इंटरव्यू के एक्सट्रैक्ट को उठाया गया है जिसमें मुकुंद जो कि इंटरव्यूअर हैं अम्बर्टो इको से क्वेश्चन करते हैं कि डेविड लोच जो कि इंग्लिश नावलिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक बार रिमार्क किया था आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। ही यहाँ पर इको है, वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि कैसे एक आदमी इतने सारे काम एक साथ कर सकता है। एट दिस अम्बर्टो इको रिप्लाई करते हैं मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग।
वो कहते हैं कि हो सकता है कि मैं ऐसा इंप्रेशन छोड़ रहा हूँ, मीन्स दूसरों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे अलग अलग काम कर रहा हूँ, बट मुझे एट लास्ट यही फील होता है कि मैं एक ही काम कर रहा हूँ। एट दिस मुकुंद क्वेश्चन करते हैं विच इज, इट मीन्स आप कौन सा एक काम कर रहे हैं। अब अम्बर्टो इको कहते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है इसको एक्सप्लेन करना। फिर भी वो कहते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो शुरू से ही फ़िलोसफी के अंदर रहा है और मेरे हर नावल्स में, एकेडमिक वर्क्स में इसी इंटरेस्ट को मैंने परस्यू किया है। साथ ही अम्बर्टो इको कहते हैं इवन जो चिल्ड्रन बुक्स हैं वो भी नॉन वायलेंस और पीस को डील करती हैं और वहाँ पर भी एथिकल और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को मैंने शो किया है। इसके साथ ही वो अपने एक सीक्रेट को डिस्क्लोज करते हैं और कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत सारा एम्पटी स्पेस है, मीन्स खाली समय रहता है। अगर हम इस एम्पटी स्पेस को एलिमिनेट कर दें, इसको ख़त्म कर दें, एक उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं जैसे एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच का जो स्पेस एम्पटी है, अगर हम उनको ख़त्म कर देते हैं तो वो आपस में इतने क्लोज हो जाते हैं, मीन्स इतना कम रेंज उनकी हो जाती है। वैसे ही यूनिवर्स की रेंज भी कम हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा यूनिवर्स मेरी फिस्ट के अंदर आ गया है। और वैसे ही सिमिलरली वो क्या करते हैं, हमारी लाइफ में जो एम्पटी स्पेसेज हैं, हमें उन सबको क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं इस एम्पटी स्पेस को क्या कह के बुलाता हूँ, इंटरस्टाइस। इंटरस्टाइस मीन्स दो काम के बीच में जो खाली समय होता है उसे अंतराल के रूप में हम जानते हैं। सो इंटरस्टाइस इज अंतराल है। और वो उदाहरण भी देते हैं कि जैसे आप जो है एलिवेटर से यहाँ पर आ रहे थे मेरे पास और मैं आपका वेट कर रहा था, उस दौरान मेरे पास एक इंटरस्टाइस था, मीन्स आपका आना और मेरा इंतज़ार करना। उस दौरान मेरे पास जो खाली समय था, मैंने उसी खाली समय में काम किया है। मैं आपको जब आप मैं आ रहे थे और आपकी वेटिंग के दौरान ही मैंने एक आर्टिकल को लिख लिया था। और वो हंसते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। एट दिस मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि हर बंदा इस काम को नहीं कर सकता। मीन्स हर किसी के अंदर इतने क्विक आइडियाज़ नहीं होते हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड में भी वो इतना इम्पोर्टेंट वर्क कर जाएं। इसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, कि आपका जो नॉन फिक्शनल वर्क है और आपका जो स्कॉलरली वर्क है उसके अंदर आपकी एक पर्सनल क्वालिटी नज़र आती है। एकेडमिक स्टाइल भी आपका थोड़ा सा अलग होता है जो रेगुलर स्टाइल होता है उससे। मीन्स उन्होंने जो टेक्स्ट बुक लिखी हैं, स्टडी बेस्ड जो बुक्स लिखी हैं, वहाँ पर भी उनका जो स्टाइल है लिखने का वो थोड़ा डिफर करता है अदर राइटर से। इसके साथ ही मुकुंद क्वेश्चन करते हैं कि आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है और स्कॉलरली वर्क है उसमें एक प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी नज़र आती है। प्लेफुल मीन वो जॉयफुल होती हैं और पर्सनल क्वालिटी मीन्स आपका जो व्यक्तिगत स्टाइल है लिखने का वो भी उसके अंदर नज़र आता है। जर्नली जो एकेडमिक स्टाइल होते हैं वो काफ़ी डीपर्सनलाइज होते हैं, ड्राई होते हैं, बोरिंग्स होते हैं। मीन्स वो काफ़ी बोरिंग तरीके से लिखे जाते हैं और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। मीन्स एक जो है इंफॉर्मेशन देने वाला नज़रिया होता है बट स्टोरी फॉर्म में नहीं होते हैं। अब वो क्वेश्चन करते हैं हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच आर इज इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू, क्या ये आपने कॉन्शियसली मीन्स बहुत ही सोच समझ करके इस इनफॉर्मल अप्रोच को अडॉप्ट किया है, मीन्स आपने अपने अंदर शामिल किया है, या फिर ये सब कुछ आपके अंदर नेचुरली आया है, मीन्स प्राकृतिक रूप से आ गया है, आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़े हैं। दिस अम्बर्टो इको रिप्लाई करते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी डॉक्टरल डिसर्टेशन इटली में सबमिट करवाई थी तब हमारे प्रोफेसर ने कहा कि जर्नली स्कॉलर्स किसी सर्टेन सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, आफ्टर दैट दे मेक फॉल्स हाइपोथेसिस, मीन्स उसके बारे में थोड़े से झूठे हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन दे करेक्ट देम, फिर उनको ठीक करते हैं और एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स, और आखिर में वो कंक्लूजन पुट करते हैं। बट यू ऑन द कंट्रेरी, परंतु आपने दूसरी तरफ मीन्स उन सब के विपरीत जा करके क्या किया है, अपनी रिसर्च की स्टोरी बताई है और इवन आपने उसके अंदर अपने ट्रायल्स एंड एरर्स को भी इन्वॉल्व किया है। अब वो कहते हैं कि उसी समय एट द सेम टाइम आई रिकग्नाइज्ड आई वाज राइट, कि मुझे तभी एहसास हो गया था कि मैं ठीक था, क्योंकि मेरी वो डिसर्टेशन उन प्रोफेसर साहब ने
पब्लिकेशन के लिए भेज देती। तो इसमें उन्होंने मेरी इस अप्रोच को अप्रिशिएट किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। और इसी वजह से 22 साल की उम्र में ही मैं ये समझ गया था कि स्कॉलरली बुक्स को इसी तरीके से लिखना चाहिए, मीन्स उनको स्टोरी के फॉर्म में ही राइट डाउन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे जो एसेज हैं वो भी नैरेटिव एस्पेक्ट्स में हैं, और जनरली एसेज जो इंफॉर्मेटिव होते हैं और टू द पॉइंट लिखे जाते हैं, बट अम्बर्टो इको ने जो ऐसे लिखे हैं वो नैरेटिव एस्पेक्ट है, मीन्स एक स्टोरी फॉर्म में लिखे गए हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव सो लेट, और इसी वजह से मैंने नैरेटिव्स मीन्स यहाँ पर नावल्स है कि मैंने इसी वजह से नॉवेल्स जो कि अब मैं 50 का हो गया हूँ इसके आसपास लिखना इतना लेट शुरू किया है। इसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड की कहानी को शेयर कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उनके फ्रेंड रोलैंड बार्स हैं, वो हमेशा ही फ्रस्ट्रेटेड रहते थे क्योंकि वो एक एसेइस्ट थे, मीन्स वो ऐसा लिखते थे बट उनको वो लिखना पसंद नहीं था और वो एक क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहते थे और नॉवलिस्ट बनना चाहते थे। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, मीन्स वो नॉवल लिखना चाहते थे परंतु वो ऐसा कर नहीं पाए और ऐसा करने से पहले ही वो मर गए थे। अम्बर्टो इको कहते हैं आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने इस तरह की फ्रस्ट्रेशन को, मीन्स उसके फ्रेंड ने जो फ्रस्ट्रेशन फील की है, जो हताशा महसूस की है, वो मैंने कभी महसूस नहीं की। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, और मैंने नॉवेल्स केवल अचानक से ही यानी एक्सीडेंटली शुरू किया है, कोई सोच समझ के इसके ऊपर वर्क करना शुरू नहीं किया था। और वो कैसे किया है, आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। कहते कि एक दिन मेरे पास कोई काम नहीं था और उस दिन मैंने राइटिंग लिखना शुरू किया, तो उस दिन मुझे फील हुआ कि मेरे जो नरेशन के टेस्ट को, मीन्स मेरी जो एक्सप्लेनेशन करने की जो कैपेसिटी है उसको उन्होंने उस नॉवल ने सेटिस्फाई किया, मीन्स मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ वो लिखने के बाद। इसके बाद मुकुंद कहते हैं टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। आफ्टर दैट मुकुंद कहते हैं कि आपका एक नावल द नेम ऑफ द रोज काफ़ी फेमस हुआ और उसी की वजह से आप भी काफ़ी फेमस हो गए हैं। आपने केवल 5 ही नावल लिखे हैं जबकि आपका नॉन फिक्शन स्कॉलरली वर्क मोर देन 20 रहा है। एट दिस अम्बर्टो इको कहते हैं कि 20 नहीं है, इस ओवर 40 मीन्स 40 से ज़्यादा है। सो मुकुंद कहते हैं इस ओवर 40, तो काफ़ी अमेजिंगली वो कहते हैं। फिर और उसके अंदर आपका सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स भी है, मीन्स सेमियोटिक हम पहले ही बता चुके हैं कि स्टडी ऑफ साइंस है, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क किया था और काफ़ी फेमस भी हुए थे। कहते इतने फेमस वर्क देने के बावजूद भी जब मोस्ट पीपल से आस्क किया जाता है अम्बर्टो इको के बारे में, देन दे विल से ओह ही इज़ द नॉवलिस्ट, डज दैट बोदर यू, कि कहते जब भी पूछा जाता है कि आप अम्बर्टो इको की बात आती है तो कहते हैं हाँ वो एक नावलिस्ट है, तो क्या आपको ये बोदर करता है, मीन्स परेशान करता है। अम्बर्टो इको कहता है यस हाँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, कि हाँ मुझे करता है क्योंकि मैं अपने आप को पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कंसिडर करता हूँ, उसके बाद मैं ऐसे ही पर्सनैलिटी हूँ जो केवल संडे को ही नॉवेल्स लिखता है। और वो कहते हैं कि ये जोक नहीं है, मैं हमेशा ही एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ जबकि मैं कभी भी पेन क्लब या राइटर्स के बीच में नहीं गया हूँ, मीन्स उनकी मीटिंग्स को मैंने कभी अटेंड नहीं किया है। सो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ केवल एकेडमिक कम्युनिटी के साथ, मीन्स वो एक प्रोफेसर के रूप में ही जानना चाहते हैं अपने आप को। फिर वो कहते हैं बट ओके फिर भी ठीक है इफ़ दे मीन्स जो ज़्यादातर लोग हैं हैव रीड ओनली द नावल्स, कि वो एकेडमिक चीज़ों को नहीं रीड करते हैं बल्कि नावल्स रीड करते हैं, तो वो भी ठीक है उसके लिए। और कहते हैं इसके साथ ही वो कि आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, कि ये ठीक है कि नॉवेल्स लिखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया हूं, और अगर मैं नॉवेल्स नहीं लिखता तो केवल सेमियोटिक्स पे बेस पे, मीन्स सेमियोटिक्स को रीड करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और उसके आधार पर मैं 1 मिलियन रीडर्स तक नहीं पहुंच पा सकता था, मीन्स वो इतने पॉपुलर नहीं हो सकते थे। इस पर मुकुंद क्वेश्चन करते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइव होता है। और वो कहते हैं कि द नेम ऑफ द रोज एक सीरियस नावल है, इसके अंदर एक डिटेक्टिव यान है, मीन्स एक लेवल पर ये डिटेक्टिव
मीन्स एक जासूस की कहानी को डील करता है, तो दूसरी तरफ ये मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री की भी बात करता है। मेटाफिजिक्स मीन अध्यात्म, थियोलॉजी धर्म ज्ञान एंड मेडिवल हिस्ट्री को डील करते हुए इस नॉवल को लिखा गया है। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं काफ़ी टिपिकल माने जाते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, सभी की समझ में नहीं आते हैं और इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी ह्यूज मास ऑडियंस ने इसको एंजॉय किया है, मीन्स काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है। तो मुकुंद क्वेश्चन करते हैं, वाई यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इन सब को लेकर के आश्चर्य नहीं हुआ आपको? एट दिस अम्बर्टो को कहते हैं कि मैं पजल नहीं हूँ, मीन्स मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, बट जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स काफ़ी पजल्ड हैं, मीन्स उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ है, क्योंकि वो मानते हैं पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। उनका मानना है कि लोग ट्रेस को पसंद करते हैं, ट्रेस मीन ईजी रीडिंग को पसंद करते हैं, टिपिकल लेवल की जो बुक्स होती हैं उनको ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, और वो डिफ़िकल्ट रीडिंग को एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो मानता हूँ कि इस प्लेनेट के ऊपर 6 बिलियन पीपल्स हैं, मीन 600 करोड़ के आसपास लोग होंगे, और द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज़, जबकि नेम ऑफ रोज की तो केवल 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ ही बिकी हैं। सो इन दिस वे मैं केवल एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स तक ही पहुंच पाया हूँ, मीन्स कुछ लोगों तक ही पहुंच पाया हूँ, वो परसेंटेज इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बट वो कहते हैं कि इतना एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है कि ये जो लोग जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है और इसे पसंद किया है नावल को, ये नहीं चाहते ईजी एक्सपीरियंसेस को। या तो ये बात हो सकती है, या फिर ये हो सकता है एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, कि हमेशा ही इसको नहीं चाहते होंगे, कभी कभी इनको टिपिकल रीडिंग पसंद आती होगी। और वो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि 9 PM के बाद और डिनर लेने के बाद आई वॉच टेलीविज़न, मैं हमेशा ही टेलीविज़न देखता हूँ, और मैं आइदर सी मियामी वॉइस आ एमरजेंसी रूम, ये दोनों ही सीरियल्स के नाम है, इन दोनों को इंजॉय भी करता हूँ। बट नॉट ऑल डे, मुझे इनकी ज़रूरत तो है बट परंतु पूरा दिन नहीं है, मीन्स मैं इनको पूरा दिन नहीं देख सकता, जो निश्चिंत टाइम है उसी पर देख सकता हूँ। ऑन द सेम वे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईजी एक्सपीरियंसेस को डील करने के बाद कुछ टिपिकल रीडिंग चाहते हैं, तो उन्हीं की वजह से ये काफ़ी फेमस हुई है। इसके बाद एम्बर्टो इको कहते हैं, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नावल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट, कि क्या आपको लगता है कि इस उपन्यास की जो हैवी सक्सेस हुई है उसका फैक्ट ये तो नहीं है क्योंकि ये मेडिवल हिस्ट्री को डील करता है, मीन्स ये मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बातें कर रहा है। इस पर एम्बर्टो इको रिप्लाई करते हैं, दैट्स पॉसिबल, हाँ हो सकता है कि ऐसा हो, परंतु मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर हैं उन्होंने यूँ कहा था कि मैं उनकी बुक को पसंद करती हूँ, मीन्स शी लव्ड माई बुक्स, but she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. वो कहते हैं कि फिर भी मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि इस बुक की 3,000 से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिकेंगी इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कैथेड्रल तक नहीं देखा है, मीन्स वो चर्च में भी नहीं गए हैं, तो वो हिस्ट्री जैसी बातों में क्यों अपना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। और ना ही ऐसे लोग हैं जो लैटिन को जानते हैं, लैटिन एक थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है, तो मीन्स लोग इतना ही एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कि वो कैथेड्रल और लैटिन को सीख सके, तो क्या इस बुक के अंदर जो कि एक टिपिकल इश्यूज़ को डील कर रही है, क्या वो लोग इसे पढ़ेंगे? उसे ऐसी उम्मीद नहीं है। और इसी वजह से वो कहते हैं कि मुझे 3,000 कॉपीज़ का एडवांस दिया गया था, बट आखिर में क्या होता है कि केवल यूएस के अंदर 2 से 3 मिलियन कॉपी सोल्ड हो गई थी, मीन्स 2 से 3 मिलियन, यानी 20-30 लाख लोगों ने इसको खरीदा था। अब वो कहते हैं कि इससे पहले भी मेडिवल पास्ट के ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं, मेरे से पहले भी लिखी गई हैं और मेरे बाद में भी लिखी गई हैं, तो वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई। इसके साथ ही कहते हैं कि इस बुक की जो सक्सेस है वो एक मिस्ट्री है, नोबॉडी कैन प्रेडिक्ट इट, कि कोई भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और वो कहते हैं, आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, कि अगर मैंने इस द नेम ऑफ रोज नावल को 10 साल पहले या आज से 10 साल बाद लिखा होता तो शायद इसको उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी उसे आज मिली हुई है। तो मीन्स वो एक तरीके से टाइम, जो परफेक्ट टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग के अंदर लिखी गई थी और इसी वजह से शायद इतनी पॉपुलर हो गई है।
Why it worked at that time is a mystery. इसके साथ ही वो ये भी ऐड करते हैं कि इस वक्त इसने इतना सक्सेस अचीव की है, ये एक मिस्ट्री है। इसके साथ ही लेसन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। Let's discuss some important question of the lesson. First question is, what are some of positive views on interview? And next one is, why do most celebrity writers despise being interviewed? Third one is, what is the belief in some primitive culture about being photographed? And next one is, what do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? And fifth one is, who in today's world is our chief source of information about personalities? And next one is, what does Eco say about his philosophical interest? And seventh one is, what does Eco say when the interviewer asks him how he can do so many things? And next one is, what does Umberto Eco say about the success of his book? And last one is, what are the different views about the interview as a form of communication? And if you like this video, then please share and subscribe the channel, and don't forget comment in the comment box, and please press the bell icon